नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का सृष्टि नर्सिंग एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। जैसा प्यार पिछली वीडियोस पर देखने को मिल रहा है, ऐसा ही प्यार बनाए रखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेशन रहने वाला है आप लोगों के लिए। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वह वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। आज की क्लास की शुरुआत कर लेते हैं एक मोटिवेशनल थॉट के साथ। यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। पूछा चिड़िया से कैसे बना आशियाना, बोली भरनी पड़ती है उड़ान, बार बार तिनका तिनका उठाना होता है। कितनी अच्छी बात बोली है बेटा। एक क्या होती है, मंजिल को पाने के लिए दिन और रात मेहनत करनी पड़ती है। छोटी से छोटी चीज को भी पढ़ना होता है और पढ़ पढ़ के बड़ा बनना होता है, और बड़ा बनने के बाद ही आप लोगों के क्या मिलेगी, सक्सेस मिलेगी। आप भी एक नर्सिंग ऑफिसर के पोस्ट पर लग सकते हो। आपके अकाउंट में भी बेटा प्रत्येक महीने अच्छी खासी सैलरी आ सकती है। लेकिन आपको हर टॉपिक, नर्सिंग के अंदर हर टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कोई स्पेसिफिक नहीं है कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। कहीं से भी कोई भी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पुट अप हो सकता है। तो आज की क्वेश्चन सेशन की शुरुआत कर लेते हैं। आज की क्लास का सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पोटेंशियल सोर्स ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी। देखिएगा बेटा, इम्यूनिटी से क्वेश्चन है बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पोटेंशियल सोर्स ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी। कौन सा स्रोत नहीं है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी का पोटेंशियल नहीं है। ऑप्शन 1 है एंटीबॉडीज रिसीव्ड इन रिस्पॉन्स टू डिजीज। एंटीबॉडी मिल रही है किसी डिजीज के रिस्पॉन्स में। एंटीबॉडी रिसीव्ड फ्रॉम द मदर से एंटीबॉडीज मिल रही है। प्रिस्क्राइब्ड मल्टीविटामिन देने से एंटीबॉडी मिलेगी। ऑप्शन 4 है एनिमल सीरम। राइट आंसर दीजिएगा बेटा। देखिएगा, इम्यूनिटी, बार बार इम्यूनिटी से क्वेश्चन हो रहा है। आने वाले एग्जाम के अंदर 101% चांसेस है कि इम्यूनिटी से क्वेश्चन पुट अप होगा। दो प्रकार की इम्यूनिटी होती है, सभी को पता होगा। वैसे तीन प्रकार की, एक मैं बात करें चलो, इन्नेट इम्यूनिटी, एक एक्वायर्ड इम्यूनिटी, एक हार्ड इम्यूनिटी। इन्नेट इम्यूनिटी के अंदर बेटा तीन होती है। इंडिविजुअल इम्यूनिटी, इंडिविजुअल के अंदर एक सेलुलर आती है, एक ह्यूमोरल आती है। इंडिविजुअल के बाद बेटा एक होती है रेशियल इम्यूनिटी। जैसे कि सर जो ब्लैक पीपल होते हैं, अमेरिकन ब्लैक पीपल, उनके अंदर ज्यादा टीबी देखने को मिलती है व्हाइट पीपल के कंपैरिजन में। एक होती है स्पेसीज, हर प्रजाति की, जैसे कि बेटा कोई एनिमल है स्पेशल, उस एनिमल के अंदर मोस्ट कॉमन वह डिजीज देखने को मिलती है। नेक्स्ट वन अगर मैं बात करें चलो, एक्वायर्ड इम्यूनिटी। सर एक्वायर्ड इम्यूनिटी वह इम्यूनिटी होती है जो कि बेटा ड्यूरिंग द टाइम ऑफ लाइफ डेवलप होती रहती है, जिंदगी भर डेवलप होगी। ये भी दो प्रकार की होगी, एक होगी एक्टिव, एक होगी पैसिव। एक्टिव तो बेटा वह होगी जिसके अंदर बॉडी रोल प्ले करती है एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करने के लिए, लेकिन पैसिव के अंदर बॉडी किसी भी प्रकार से रोल प्ले नहीं करती एंटीबॉडी का प्रोडक्शन के लिए। जो एक्टिव होती है ये भी दो प्रकार की होती है, नेचुरल और आर्टिफिशियल। और पैसिव भी बेटा दो प्रकार की होती है, नेचुरल और आर्टिफिशियल। सभी को पता होगा, इसके अंदर कोई डिजीज कंडीशन हो जाती है, उसके बाद क्या बनता है, एंटीबॉडी बनती है जो कि लाइफ टाइम प्रेजेंट रहती है। जैसे कि चिकन पॉक्स है, एक बार हुआ तो उसके अगेंस्ट बेटा एंटीबॉडी लाइफ टाइम बनी रहेगी। नेक्स्ट में बेटा आर्टिफिशियल के अंदर सर अपन इम्यूनाइजेशन करते हैं, वैक्सीनेशन करते हैं, एंटीजन देते हैं, तो उसके खिलाफ भी एंटीबॉडी बनेगी बॉडी के अंदर। नेक्स्ट में बेटा नेचुरल के अंदर मैटरनल इम्यूनिटी आएगी, इम्यूनोग्लोबिन्स आएंगी, जैसे कि आईजीजी आ गया, आईजीए आ गया। और आर्टिफिशियल पैसिव के अंदर आएगा बेटा, अगर मैं बात करके चलो अगर मैं बात करूं तो बेटा हेपेटाइटिस बी का कोई क्लाइंट है, उसके कांटेक्ट में आने के बाद अपने को हेपेटाइटिस बी का क्या देना पड़ेगा, इम्यूनोग्लोबिन्स देना पड़ेगा। जैसे कि सर विद इन 6 आवर पहली डोज देनी होगी। सेकंड वन बोल सकते हैं बेटा इम्यूनोसप्रेसिव पेशेंट है, उसको इम्यूनिटी को इंप्रूव करने के लिए अपन दे सकते हैं एंटी सीरा होगा। नेक्स्ट वन टॉक्सिन्स वगैरह किसके एग्जाम्पल आएंगे, पैसिव क्या आएंगे, आर्टिफिशियल, पैसिव, एक्वायर्ड इम्यूनिटी का एग्जांपल रहेंगे। एक होती है हार्ड इम्यूनिटी। हार्ड इम्यूनिटी उस डिजीज के लिए प्रोवाइड की जाती है जो कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैलती है, लेकिन हार्ड इम्यूनिटी टेटनस के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, क्योंकि बेटा ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन में नहीं फैलती है। पूरा का पूरा इम्यूनिटी कंप्लीट हुआ, मल्टीविटामिन का कहीं भी नाम नहीं आया, तो प्रिस्क्राइब्ड मल्टीविटामिन से किसी भी प्रकार की एक्वायर्ड इम्यूनिटी का कोई भी सोर्स नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आज की क्लास का बेटा, द मोस्ट प्रिवेलेंट न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर अमंग
young children is iron deficiency anemia, a major reason for this is young children is, देखिएगा बेटा मोस्ट प्रिवेलेंट न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर है किसी भी यंग चिल्ड्रन है, यंग चिल्ड्रन के अंदर आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया देखा गया है, तो मेजर रीजन क्या होगा कि यंग चिल्ड्रन के अंदर एनीमिया हुआ है, और वो भी कौन से वाला, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। सबसे पहले सर ब्लड डिसऑर्डर, कोई ब्लड डिसऑर्डर के कारण हो सकता है क्या सर, ऑप्शन सेकंड है ओवर फीडिंग ऑफ मिल्क, मिल्क की ज्यादा फीडिंग कर ली, लैक ऑफ एडिक्वेट आयरन रिजर्व फ्रॉम मदर, अगर मैं बात करूं जो कम मात्रा में मदर से क्या आया है, आयरन को इंटेक किया गया है, लेक कमी है बेटा मदर के अंदर भी, और उसके अंदर आयरन बच्चे के अंदर कम गया। ऑप्शन फोर्थ है इंट्रोडक्शन ऑफ सॉलिड्स अर्ली फॉर प्रॉपर एब्जॉर्प्शन, जो इंट्रोडक्शन होगा सॉलिड्स अर्ली से उस ऑप्शन का कोई लेना देना नहीं है। बच्चे अपने पास तीन ऑप्शन, तीन में से फटाफट बताइएगा कौन सा मेन रीजन रहेगा, मेन कारण रहेगा किस चीज का, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया का यंग चिल्ड्रन के अंदर। आप सभी को पता होगा मदर मिल्क होता है, मदर मिल्क कंटेन करता है 6 से 7 ग्राम, 6 से 7 ग्राम तो बेटा कार्बोहाइड्रेट को कंटेन करता है, 1.8 ग्राम प्रोटीन को करता है, और 4.3 ग्राम मैं बोल सकता हूं फैट को कंटेन करता है, और 0.5 टू 1 mg पर लीटर किसको कंटेन करता है, आयरन होता है। आयरन बहुत ही कम मात्रा में होता है, मैं बोलूंगा ओवर फीडिंग ऑफ मिल्क, बहुत ज्यादा मात्रा में मिल्क देने से आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा क्लास का बेटा, टू कंट्रोल ब्लीडिंग इन ए चाइल्ड विद हीमोफीलिया ए नर्स वुड एक्सपेक्ट टू गिव, देखिएगा एक कंट्रोल करनी है ब्लीडिंग चाइल्ड के अंदर और डिजीज कंडीशन है हीमोफीलिया, तो नर्स क्या देना पसंद करेगी, एल्बुमिन, प्लेटलेट, एफएफपी, आरबीसी, फटाफट राइट आंसर दीजिए बेटा, क्या देना पसंद करेगी। अरे सर हीमोफीलिया है, हीमोफीलिया होता है क्लोटिंग फैक्टर नंबर है 8th की कमी से हो सकता है, 9th की कमी से हो सकता है, 11th की कमी से हो सकता है, लेकिन मोस्ट कॉमन बेटा 8th की कमी से होगा, और 8th की कमी से हुआ यह ब्लीडिंग डिसऑर्डर होगा, इसी को बेटा ब्लीडिंग डिसऑर्डर होगा, इसी को अपन बोल सकते हैं सर। अगर मैं बात करके चलो बेटा, सबसे पहले क्वीन विक्टोरिया के अंदर देखने को मिला था रॉयल्स डिजीज के नाम से भी जानते हैं, इमरजेंसी कंडीशन होती है, इसके अंदर अपने सीपीपी, वैसे तो बेटा प्लाज्मा को ट्रांसफ्यूज करते हैं, और प्लाज्मा के अंदर भी सीपीपी क्रायोप्रोसिपिटेट प्लाज्मा को ट्रांसफ्यूजन करना होता है 15 से 30 मिनट के अंदर, लेकिन सर सीपीपी ऑप्शन में नहीं है, तो अपन बेटा एफएफपी दे सकते हैं क्या, बिल्कुल दे सकते हैं एफएफपी, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा दे सकते हैं, और बेटा इसको 1 से 1.5 घंटे में ट्रांसफ्यूजन करके चलते हैं फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा को, तो अपना राइट आंसर जाएगा फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा। क्या जाएगा बेटा, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा अपना राइट आंसर रहेगा। क्या रहेगा बेटा, राइट आंसर रहेगा फ्रेश फ्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन जरूर करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला आज की क्लास का, देखिएगा विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज द प्रोडोमिनेंट कॉज ऑफ एंजाइना, कौन सी कंडीशन होगी, कौन सी कंडीशन होगी जो कि कोज होती है एंजाइना पेक्टोरिस का, कोज कौन सी डिजीज होगी। देखिएगा अगर मैं बात करके चलो बेटा, इंक्रीज प्रीलोड, प्रीलोड के बढ़ने के कारण, डिक्रीज आफ्टरलोड, आफ्टरलोड बढ़ने के कारण, कोरोनरी आर्टरी स्पाज्म, कोरोनरी आर्टरी के अंदर स्पाज्म होने के कारण, या इनएडिक्वेट ऑक्सीजन सप्लाई टू द मायोकार्डियम, इनएडिक्वेट अच्छे से ब्लड सप्लाई नहीं हुई है, पर्याप्त मात्रा में ब्लड सप्लाई नहीं हुई है मायोकार्डियम के कारण, या सर वो कोज हो सकता है एंजाइना पेक्टोरिस का। राइट आंसर दीजिएगा बेटा सभी बच्चे। देखिएगा मैं फटाफट पूरे की पूरी 3 डिजीज आपको कंप्लीट करवाता हूं, एक होता है बेटा एथेरोस्क्लेरोसिस, एक होता है एंजाइना, और एक होता है एमआई। देखिएगा तीनों की पैथोफिजियोलॉजी समझाने की कोशिश करता हूं। अगर कोई बंदा कोई भी ऑयली सब्सटेंस का यूज करता है, ऑयली सब्सटेंस का यूज करता है, और बेटा जो अपनी ब्लड वेसल होती है, ब्लड वेसल की इनर लेयर होती है ट्यूनिका इंटीमा, ट्यूनिका इंटीमा के अंदर बेटा स्क्वेंजर रिसेप्टर पाए जाते हैं, और स्क्वेंजर रिसेप्टर बेटा क्या होते हैं, हाइपर एक्टिव होते हैं किसके प्रति, ऑयली सब्सटेंस के प्रति। जैसे कि ये इनर लेयर है बेटा, इंटीमा है, यहां पर स्क्वेंजर रिसेप्टर है, कोई भी ऑयली सब्सटेंस लिया तो इससे आके क्या होगा, बाइंड होगा, बाइंड होगा तो बेटा यहां पर ब्लड वेसल्स के अंदर क्या कर देगा, नैरोइंग क्रिएट करेगा, और नैरोइंग क्रिएट करेगा तो क्या देखने को मिलेगा, डिक्रीज ब्लड सप्लाई देखने को मिलेगी। अब देखिएगा नैरोइंग क्रिएट हुई, ऑब्स्ट्रक्शन आया, तो इसको बोलते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस। अब देखिएगा बेटा नेक्स्ट वन है, नैरोइंग आने के कारण आगे बॉडी पार्ट्स के अंदर, बॉडी सेल्स के अंदर डिक्रीज ब्लड सप्लाई होगी, हार्ट के अंदर भी ब्लड सप्लाई कम होगी, और मायोकार्डियम के अंदर अगर ब्लड सप्लाई कम होगी तो बेटा ऑक्सीजन की कमी है, तो बेटा कौन सा एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा, और एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा तो लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होगा, और जहां जहां पर बॉडी के अंदर लैक्टिक एसिड बनेगा वहां पर सीवियर पेन होगा। अगर बेटा हार्ट की सेल्स के अंदर लैक्टिक एसिड बन रहा है तो हार्ट के अंदर क्या देखने को मिलेगा,
सीवियर चेस्ट पेन देखने को मिलता है। नेक्स्ट वन अगर मैं बात करें तो बेटा अगर ये कंडीशन ऐसे ही बनी रही जैसे कि नैरोइंग है और डिक्रीज ब्लड सप्लाई हो रही है तो ब्लड की वेलोसिटी बढ़ेगी, ब्लड की वेलोसिटी बढ़ेगी, ब्लड की वेलोसिटी बढ़ेगी, गति बढ़ेगी तो इंजरी होगी। इंजरी होने के बाद क्या होगा, बॉडी की प्लेटलेट एक्टिव होंगी और कम ऑन द साइट ऑफ ब्लीडिंग, ब्लीडिंग वाली साइड पे आएंगी, एबनॉर्मल प्रोलिफिकेशन करेंगे और पूरी तरीके से ब्लॉकेज कर देंगे कोरोनरी आर्टरी को। क्या होगी बेटा, ब्लॉक होगी और ब्लॉक होगी तो एमआई हो गया और यहां पर सेल को डैमेज हो जाएंगी, मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन के नाम से जाना जाता है। इसी को बोलते हैं सर हार्ट अटैक के नाम से भी जानते हैं। अब मैं बात करूं बेटा एंजाइना पेक्टोरिस सर, जो एंजाइना वर्ड है एंगर से लिया गया है, किससे लिया गया है, एंगर से लिया गया है। इसका मींस होता है स्क्वीजिंग पेन। कैसा पेन बेटा, स्क्वीजिंग पेन। इसके अंदर जो पेन होगा 5 से 10 मिनट तक देखने को मिलेगा, 15 मिनट से कम देखने को मिलेगा, 15 मिनट से कम देखने को मिलेगा। एक देखने को मिलता है कैसियो-लेविन साइन। कौन सा साइन बेटा, याद रखिएगा कैसियो-लेविन साइन देखने को मिलता है। और एक कैसियो-लेविन साइन क्या होता है सर, कैसियो-लाइन साइन होता है बेटा, हमेशा याद रखिएगा जो पेशेंट है खुद अपने आप सेल्फ बताएगा, जहां पर पेन होगा वहां पर फिस्ट रखेगा, अपनी मुट्ठी को रखेगा और बताएगा कि मेरे को यहां पर पेन हो रहा है। ईसीजी नॉर्मल शो होगी। नेक्स्ट में बेटा अगर पॉजिटिव ट्रेडमिल टेस्ट होगा उसके अंदर एक्सरसाइज इंटॉलरेंस होगा और बेटा अगर एक्सरसाइज इंटॉलरेंस है तो उसको अपन डाइफिनाइल हाइड्रामिन नहीं डाइफिनाइल दे सकते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करके चलो बेटा टाइप्स ऑफ एंजाइना कितने प्रकार का होता है, एक चीज बताइएगा। मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछता हूं 24 आवर्स से ईसीजी मॉनिटरिंग को क्या बोलते हैं, 24 आवर्स से ईसीजी मॉनिटरिंग को क्या बोला जाता है, आंसर दीजिएगा। देखिएगा एक स्टेबल एंजाइना होता है, इसी को एक्सटर्नल एंजाइना भी बोला जाता है। इसके अंदर बेटा जब भी कोई एक्सरसाइज करेगा पेन होगा, रेस्ट करेगा तो पेन सबसाइड हो जाएगा। नेक्स्ट वन एक होता है बेटा अगर मैं बात करके चलूं, एक स्टेबल हो गया, एक अनस्टेबल होता है जिसे प्री इंफ्रैक्शन बोल के चलते हैं। इसके अंदर बेटा नाइट टाइम में पेन बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा, 65% केसेस में देखने को मिलता है। पेन रेस्ट के अंदर क्या नहीं होता, सबसाइड नहीं होता। और ना ही सर अगर मैं बात करके चलूं नेक्स्ट वन बेटा अगर बात करके चलें, ना ही जो पेन होगा पेन की इंटेंसिटी और ड्यूरेशन बढ़ता ही चला जाएगा, किसी भी प्रकार के रेस्ट से ठीक नहीं होगा। नेक्स्ट वन अगर मैं बात करूं बेटा एक होता है साइलेंट एंजाइना। सर साइलेंट एंजाइना देखने को मिलता है डायबिटीज मेलाइटिस वाले पेशेंट के अंदर, जिसके अंदर सीवियर डायबिटीज मेलाइटिस हो, न्यूरोपैथी हो, क्या हो न्यूरोपैथी हो जाए या नेफ्रोपैथी हो सकती है। और बेटा इसके अंदर पेन फेल्ट नहीं होगा, पेन फेल्ट नहीं होगा। एक होता है प्रिजमेटल एंजाइना और इसके बेटे वेजो स्पास्टिक एंजाइना। सर इसके अंदर क्या होगा, किसी भी प्रकार का ऑब्स्ट्रक्शन प्रेजेंट नहीं होगा लेकिन अचानक से कोरोनरी आर्टरी के अंदर स्पाज्म आ जाएगा और स्पाज्म आने के कारण देखने को मिलता है, इसी वजह से इसको बोलते हैं प्रिजमेटल या वेजोस्पास्टिक एंजाइना। एक होता है इंट्रैक्टेबल एंजाइना। सर इंट्रैक्टेबल एंजाइना क्या होता है, जेनेटिक म्यूटेशन, जीन्स के अंदर चेंजेस होने के कारण एंजाइना देखने को मिलता है। तो अपना राइट ऑप्शन नंबर 4 आंसर राइट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा ketone bodies appear in the body, ketone bodies appear in the body and in the blood and urine, blood और urine के अंदर ketone bodies देखने को मिल रही है when fats are being oxidized, जब फैट का ब्रेकडाउन होगा बहुत ज्यादा अमाउंट में। द कंडीशन इज एसोसिएटेड विद, यह कंडीशन किससे जुड़ी हुई है, स्टारवेशन से, एल्कोहलिज्म से, बोन हीलिंग से, पॉजिटिव नाइट्रोजन बैलेंस। तो राइट आंसर दीजिएगा बेटा कौन सी कंडीशन से जुड़ी हुई है, राइट आंसर देने की कोशिश करें बेटा, राइट आंसर देने की कोशिश करें, राइट आंसर दीजिएगा। किससे जुड़ी हुई है, ये जुड़ी हुई है बेटा स्टारवेशन से। किससे बेटा, स्टारवेशन से। अगर कोई व्यक्ति भूखा रहेगा तो बेटा उसको नीड है ग्लूकोज की, एनर्जी की नीड है, तो बेटा ग्लूकोनियोजेनेसिस में बोल सकता हूं होगा, ग्लूकोज का प्रोडक्शन होगा नॉन कार्बोहाइड्रेट सब्सटेंस से, जैसे कि फैट से होगा और फैट का ब्रेकडाउन होगा तो कीटोन बॉडीज बनेंगी और कीटोन बॉडीज बनेंगी तो यूरिन और ब्लड के अंदर बहुत ही ज्यादा मात्रा में देखने को मिलेंगी। राइट आंसर जाएगा स्टारवेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आज की क्लास का, द मोस्ट कॉमनली इन्वॉल्व क्रेनियल नर्व इन डायबिटीज इज, कौन सी क्रेनियल नर्व होगी जो कि मोस्ट कॉमन इन्वॉल्व होती है डायबिटीज मेलाइटस के अंदर, क्रेनियल नंबर 3, क्रेनियल नंबर 2, क्रेनियल नंबर 4, क्रेनियल नंबर 6। तो राइट आंसर दीजिए बेटा कौन सी क्रेनियल नर्व होगी, कौन से नंबर की क्रेनियल नर्व होगी, फटाफट आंसर दीजिए बेटा कौन से नंबर की होगी, कौन से नंबर की होगी। देखिएगा मैं फटाफट बता देता हूं, टोटल क्रेनियल नर्व 12 होती है। कितनी होती है सर, 12 होती हैं। अगर मैं बात कर चलूं, वन ऑफ आवर तमिल टीचर आस्क फॉर वेरी
ग्रीन, वेजिटेबल एंड हलवा। टोटल होती है 12। अगर मैं बात करूं इनके ओरिजिन की बात करके चलूं, पहली दो होंगी बेटा, याद रखिएगा क्वेश्चन बहुत सिंपल पूछे जाते थे, लेकिन आजकल एग्जाम का पैटर्न बिल्कुल चेंज होता जा रहा है, तो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछ सकता, डायरेक्ट पूछने को पूछ सकता है। पहले और दूसरे नंबर के जो क्रेनियल नर्व है उनका ओरिजिन कहां से होता है? ओरिजिन अगर मैं बात करके चलूं बेटा सेरिब्रम से। कहां से बेटा? सेरिब्रम। सेकंड और थर्ड और फोर्थ बेटा अगर मैं बात करके चलूं बेटा मिड ब्रेन। कहां से बेटा? मिड ब्रेन। थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ की अगर मैं बात करके चलूं बेटा, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ की अगर मैं बात करके चलूं तो इनका कहां से होगा? इनका होता है पॉन्ड से। कहां से होगा बेटा? पॉन्ड से होगा। अगर मैं बात करके चलूं एट्थ का बेटा पॉन्ड से और मेडुला ऑब्लिंगेटा से हो सकता है। 9th, 10th, 11th, 12th इनका कहां से होगा? इनका मेडुला ऑब्लिंगेटा से होगा। अगर मैं बात करके चलूं पहले नंबर की होती है ऑल्फैक्टरी की सेंस, किसके बेटा? नोज या मैं बोल सकता हूं स्मेल के काम आएगी। नेक्स्ट वन बेटा ऑप्टिक, विजन के काम आती है। ओकुलोमोटर थर्ड नंबर की होती है, ये काम आती है बेटा आई बॉल के मूवमेंट के काम आएगी, आई को ओपन करने के काम आएगी, और बेटा प्यूपिल को कॉन्स्ट्रिक्शन करने के काम आएगी। फोर्थ वन होती है बेटा अगर मैं बात करूं ट्रोंकुलर होती है, और फोर्थ नंबर की जो ट्रोंकुलर होती है ये सुप्रा ओब्लिक आई बॉल मूवमेंट के काम आएगी। फिफ्थ वन होती है ट्राइजिमिनल। ट्राइजिमिनल से तीन ब्रांचेज निकलती हैं, ऑप्थेल्मिक ब्रांच, मैक्सिलरी ब्रांच और मैंडिबुलर ब्रांच। नेक्स्ट वन बेटा सिक्स्थ नंबर की मैं बात करके चलूं एब्ड्यूसेंट बेटा लिटरल रेक्टस मसल की आई बॉल मूवमेंट कराती है। फिर सेवंथ आती बेटा फेशियल। फेशियल बेटा अगर मैं बात करके चलूं जो फेशियल होगी वो मिक्स्ड का काम करती है। 2/3 तो बेटा अपनी टंग को, और नेक्स्ट में बेटा अगर मैं बात करके चलूं इससे फेशियल, लैक्रिमल, सलाइवा इन सभी का भी काम करती है। वेस्टिबुलो कोक्लियर सभी को पता होगा, ये बेटा हियरिंग और बैलेंस को मेंटेन करने का काम करती है। ग्लैसोफेरिंजियल सर 1/3 जो टंग होता है टंग के पार्ट को सप्लाई करने का कार्य करेगी। नेक्स्ट वन वेगस बेटा सेंसरी भी होती है और मोटार भी होगी। अगर मैं बात करके चलूं मिक्स होती है, ये काम करती है बेटा जीआई हार्ट वगैरह के सिक्रेशंस को बढ़ाने के लिए भी काम करेगी, साथ के साथ सेंसरी का भी करेगी और मोटार का भी करेगी, हार्ट रेट को कम करने का भी कार्य करती है। नेक्स्ट वन होती है एसेसरी, शोल्डर की मूवमेंट के लिए होगी। हाइपोग्लोसियल अंडर द टंग होगी, अंडर द टंग होगी। ये पूरी की पूरी क्रेनियल नर्व अपन ने जानी, तो बेटा जल्दी से जल्दी आंसर दीजिएगा कौन सी क्रेनियल नर्व होगी जो कि डायबिटीज के अंदर अफेक्ट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है while assessing a client during peritoneal dialysis the drainage of the dialysate from the peritoneal cavity। देखिएगा बेटा कितना अच्छा क्वेश्चन है। जब एक क्लाइंट को बेटा पेरिटोनियल डायलिसिस हो रहा है, ड्रेनेज ऑफ द डायलिसाइट फ्रॉम द पेरिटोनियल कैविटी हैज, देखिएगा जो डायलिसाइट डाला है पेरिटोनियल कैविटी के अंदर बिफोर रिक्वायर्ड वॉल्यूम हैज रिटर्न द प्रायोरिटी एक्शन शुड बी इंस्ट्रक्ट। देखिएगा अगर मैं बात करके चलूं सबसे पहले पेरिटोनियल डायलिसिस की मैं बात करके चलूं बेटा, पेरिटोनियल डायलिसिस है इसके अंदर जो अम्बलाइकस है इसे 3 से 4 सेंटीमीटर आवे एक क्या लगाया जाता है? इंसिजन लगाया जाता है, जिसके अंदर बेटा एक डेक्रोन कफ का यूज किया जाएगा और टेनकोफ कैटेटर का यूज किया जाएगा बेटा। अगर मैं बात करके चलूं इसके अंदर एक तो इनफ्लो होता है, क्या होता है? इनफ्लो होगा, एक होगा होल्ड टाइम कितने टाइम तक रखना है, एक होगा ड्वेल टाइम बोल सकता हूं, एक आउटफ्लो होगा, एक होगा आउटफ्लो। इनफ्लो तो क्या होगा बेटा अपने को 15 से 20 मिनट में अंदर डालना मटेरियल, इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे उसके अंदर, इलेक्ट्रोलाइट्स भी होंगे बेटा, फ्लूइड भी होगा। अगर उसको क्या है डायबिटीज मेलाइटिस तो इंसुलिन भी डालेंगे, और उसको होल्ड कितने ड्वेल टाइम कितना होगा? 20 से 30 मिनट तक उसको होल्ड करना है, ना तो इसको ज्यादा करना ना इसको कम करना। अगर ज्यादा लंबे टाइम तक करेंगे तो हाइपरग्लाइसीमिया देखने को मिल सकता है। और बेटा 15 से 20 मिनट ही आउटफ्लो होगा, 15 से 20 मिनट ही इसका क्या होता है? आउटफ्लो होता है ड्यू टू द ग्रेविटी। अगर मैं बात करके चलो आउटफ्लो कम आ रहा है तो अपन क्या कर सकते हैं? टर्न फ्रॉम साइड टू साइड मूवमेंट करवा सकते हैं, जो पेशेंट है पेशेंट को मूव कर सकते हैं साइड टू साइड। अगर मैं बात करूं चलो पेशेंट बोल रहा है कि मेरे को क्रैम्पिंग हो रही है ऐसा करने से, तो होल्ड करना है, और जब क्रैम्पिंग सबसाइड हो जाए तब दोबारा से उसको हिला सकते हैं, टर्न साइड टू साइड कर सकते हैं। और इसके कारण कॉम्प्लिकेशन बेटा पेरिटोनाइटिस मोस्ट कॉमन देखने को मिल सकती है। और पेरिटोनाइटिस के अंदर अर्ली जो साइन आता है क्लाउडी यूरिन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट वन बेटा इसके अंदर लीकेज भी हो सकता है, यूरिन का कलर भी चेंज हो सकता है, स्टूल का कलर भी चेंज हो सकता है। नेक्स्ट वन बेटा पेन भी देखने को मिल सकता है, और लीकेज मोस्ट कॉमन अगर मैं बात करके चलो बेटा क्यों देख रहे हो, और बेटा डिक्रीज आउटपुट भी देखने को मिल सकता है, और डिक्रीज आउटपुट मोस्ट कॉमन है। अगर मैं बात करके चलो जब अगर ब्लेडर क्या है फुल्ली है, ब्लेडर अगर भरा हुआ है तो उस कंडीशन में देखने को मिल सकता है। तो सबसे पहले इंस्ट्रक्ट करना क्लास को वॉइडिंग के लिए यूरिन
स्क्रीन को पास आउट करने के लिए बोलना है। तो अपना राइट आंसर क्या जाएगा, अगर जितना अपन ने डाला है, जितना अपन ने इनफ्लो को करा है बेटा, और ड्वेल टाइम के बाद जब अपन आउटफ्लो करते हैं, जितना निकलना चाहिए था, जितना आउटपुट आना चाहिए था, अगर उतना आउटपुट नहीं आता है तो अपने को नर्स का एक्शन क्या रहेगा, सबसे पहला एक्शन क्या रहेगा, इंस्ट्रक्ट क्या करेंगे क्लाइंट को, ड्रिंक ए ग्लास ऑफ वाटर, एक गिलास पानी पी ले, टर्न फ्रॉम साइड टू साइड मूवमेंट कर, डीप ब्रीथ एंड कफ, ब्रीथ कफ कर, और बेटा रोटेट द कैथेटर पीरियडिकली क्या करना है, रोटेट करना कैथेटर को। तो हमेशा याद रखिएगा टर्न फ्रॉम साइड टू साइड करना पड़ेगा, और जितना अपने को आउटफ्लो चाहिए उतना मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, ग्राफ्ट एक्सचेंज बिटवीन मेम्ब्रेन्स ऑफ जेनेटिकली अनरिलेटेड एनिमल्स ऑफ सेम स्पीसीज इज कॉल्ड। अगर मैं बात करूं तो बेटा, अगर मैं बात करके चलो, ग्राफ्ट है, एक्सचेंज किया गया है बिटवीन मेम्ब्रेन ऑफ जेनेटिकली अनरिलेटेड एनिमल्स ऑफ सेम स्पीसीज, एक ही प्रजाति के एनिमल्स हैं और उन दोनों के अंदर बेटा क्या किया गया है, जेनेटिकली क्या किया गया है, ग्राफ्ट चेंज किया गया है। तो उस वर्ड को क्या बोलेंगे, एलोग्राफ्ट, आइसोग्राफ्ट, जीनोग्राफ्ट, हेट्रोग्राफ्ट। क्या बोल के चलेंगे बेटा उसको, एलो बोलेंगे, आइसो बोलेंगे, जीनो बोलेंगे, हेट्रो बोलेंगे। फटाफट राइट आंसर दीजिएगा, उसको एक टर्म के अंदर क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे बेटा उसको, क्या बोलेंगे, एलो बोलेंगे, आइसो बोलेंगे, जीनो बोलेंगे, हेट्रो बोलेंगे। देखिएगा एक वर्ड होता है ऑटो, एक होता है एलो, एक होता है, अगर मैं बात करके चलूं जीनो। ऑटो का मीन्स होगा बेटा एक ही इंडिविजुअल है, उसी से उसी की बॉडी से स्किन ली है और उसी को लगा रहे हैं, तो उसको बोलेंगे ऑटो। अगर बेटा एक इंडिविजुअल है, उसकी स्किन को किसी दूसरे पर्सन के अंदर लगा रहे हैं, सेम प्रजाति का है, उसको बोलेंगे एलो। और बेटा जैसे कि एक इंसान है, इंसान को एनिमल की लगा रहे हैं, तो उसको बोलेंगे जीनो। तो एक एनिमल है, सेम प्रजाति का है, लेकिन एक से दूसरे के अंदर लगा रहे हैं, तो उसे अपन क्या बोलेंगे, तो उसे बोलेंगे एलोग्राफ्ट। क्या बोलेंगे बेटा, एलोग्राफ्ट अपना राइट आंसर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुक करते हैं। A 35-year female was brought to the emergency department with burn injury over the abdomen, perineum and both thigh. According to the rule of 9, what is the percentage of burn injury for this पेशेंट? देखिएगा एक 35 साल की महिला है और उसके अंदर बेटा इमरजेंसी डिपार्टमेंट में आई है, बर्न हुआ है, एब्डोमेन बर्न हुआ है, पेरिनियम बर्न हुआ है, बोथ थाई, दोनों की दोनों थाई बर्न है। अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ 9, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ बर्न इंजरी फॉर दिस पेशेंट? तो रूल ऑफ 9 के अनुसार निकालना है कितना परसेंटेज उसको बर्न हुआ है। सभी को पता होगा फेस होता है। नेक्स्ट वन, अगर मैं बात करके चलो बेटा, फेस कितना होता है, 9% होता है। चेस्ट कितनी होगी, 18%। बैक कितना होगा, 18%। हैंड कितने होंगे, 9 ये वाला और 9 ये वाला। और जो बेटा लेग्स होंगे 18 और 18। 18 प्लस 18 36, 36 और 36 से 72, 72 प्लस में 18 90, 9 और 1 होता अपना जेनाइटल होता है। तो इसके अंदर बेटा एब्डोमेन है, क्या है, एब्डोमेन बर्न है। तो एब्डोमेन बर्न है तो कितना देके चलेंगे बेटा, देखिएगा अगर मैं बात करके चलूं, एब्डोमेन है, एब्डोमेन बर्न हो गया तो कितना देंगे बेटा, 18 देंगे। एब्डोमेन है, आगे वाला है क्या है, बर्न है, 18 दे दिया। पेरिनियम है, पेरिनियम में 1 दिया, कितना दिया बेटा, 1 दिया। बोथ थाई, पूरा लेग नहीं है, बस केवल और केवल है, दोनों थाई हैं। दोनों थाई के अंदर मैं बात करके चलूं, अगर मैं बात करके चलूं 4.5 प्लस में 4.5 कितना होगा बेटा, 4.5 एक थाई को देंगे, 4.5 दूसरी थाई को देंगे तो 9 होगा। कितना होगा, 9 होगा। 18 और 1 19 और प्लस में 9, 28%। राइट आंसर जाएगा 28% राइट आंसर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रुक करते बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस बबीता इन द इमरजेंसी रूम आफ्टर being involved in a traffic accident, what would be early sign of hemorrhagic shock? देखिएगा बेटा, मिस बबीता है, बबीता नाम की लेडी है, इमरजेंसी रूप में आई है ट्रैफिक एक्सीडेंट के बाद, तो उसके अंदर सबसे पहला साइन क्या देखने को मिलेगा, हेमर्जिक शॉक का। उसके अंदर बीपी इंक्रीज होगा, पेलर देखने को मिलेगा, इंक्रीज पल्स देखने को मिलेगी, या डीप ब्रीथिंग देखने को मिलेगी। अरे बेटा क्या देखने को मिलेगा, अरे सर हाइपोवोलेमिक शॉक है, और हाइपोवोलेमिक शॉक होगा हेमर्जिक के कारण, उसके कारण हाइपोटेंशन होगा, और हाइपोटेंशन के साथ साथ अगर मैं बात करें चलो इंक्रीज होगी पल्स, अर्ली साइन आएगा टैकीकार्डिया, टैकीकार्डिया। अगर मैं बात करें चलो हेमर्जिक शॉक के अंदर कौन सी पोजीशन देके चलेंगे, कौन सी पोजीशन अपने देके चलेंगे बेटा, फटाफट राइट आंसर दीजिएगा कमेंट बॉक्स के अंदर, कौन सी पोजीशन देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
During the tonic colonic seizure, the tonic phase is characterized by during the tonic colonic seizure, the tonic phase is characterized by tonic colonic seizure के अंदर है। अगर मैं बात करके चलो बेटा कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलेगा, कंफ्यूजन, जर्किंग ऑफ एक्सट्रीमिटीज, लूजिंग कॉन्शियसनेस, स्टिफनेस ऑफ द बॉडी। राइट आंसर दीजिए बेटा कौन सा देखने को मिलेगा, सभी को पता होगा जर्नलाइज एडिमा होता है, सॉरी जर्नलाइज सीजर होगा। इसके अंदर 5 फेज होंगे। सबसे पहले ओरा फेज, सेकंड बेटा लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, थर्ड वन होता है टॉनिक, फिर क्लोनिक और फिर रिकवरी। अगर मैं बात करें चलो ओरा के अंदर बेटा वार्निंग साइन होता है और इसके अंदर ऑल फैक्टरी हेलुसिनेशन देखने को मिलेगा। लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस होगा। टॉनिक बेटा 10 to 20 सेकंड तक आएगा। इसके अंदर स्टिफनेस होना स्टार्ट हो जाएगी। मैं बोल सकता हूं जॉ लॉक हो जाएगी। क्या हो जाएगी, जॉ लॉक हो जाएगी। अपर आईलिड की मूवमेंट बिल्कुल फिक्स हो जाएगा। नेक्स्ट बेटा क्लोनिक के अंदर क्या देखने को मिलेगा, सर क्लोनिक के अंदर चांसेस रहेंगे टंग बाइट के, किसके बेटा टंग बाइट के चांसेस रहते हैं। और रिकवरी के अंदर रेट्रोग्रेड एमनेसिया होने के चांसेस रहते हैं। और लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस मैं बोल सकता हूं बंदा कंफ्यूजन में रहेगा। तो सर अपना जो टॉनिक फेज होता है, टॉनिक फेज के अंदर स्टिफनेस देखने को मिलेगी बॉडी के अंदर। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, विच इंटरवेंशन शुड बी डन बाय नर्स चाइल्ड ड्यूरिंग कन्वर्जन। जब बच्चा किसी कन्वर्जन के अंदर उसको सीजर्स आ रहे हैं तो एक नर्स क्या इंटरवेंशन करेगी, कॉल फिजिशियन को कॉल करेगी, यूज पेडेड टंग ब्लेड, जो टंग ब्लेड क्या करेगी बेटा लगाएगी, यूज करेगी, मॉनिटर द कन्वर्जन एंड नोट द टाइम ऑफ कन्वर्जन, मॉनिटर करेगी कन्वर्जन को और नोट करेगी टाइम ऑफ कन्वर्जन, या इंसर्ट एन एयरवे को डालेगी, जैसे कि गूगल एयरवे को डाल सकती है क्या। तो राइट आंसर दीजिए बेटा कौन सा नर्सिंग इंटरवेंशन होगा जो कि नर्स करके चलेगी ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कन्वर्जन। तो हमेशा याद रखिएगा फिजिशियन को कॉल करेगी नहीं, यूज टंग बाइट ब्लेड नहीं करेगी, इंसर्ट एंड एयरवे नहीं करेगी, केवल और केवल मॉनिटर कर सकती है कन्वर्जन को और उसका टाइम नोट कर सकती है कितने टाइम तक चला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है असेंडिंग वीकनेस इज सीन इन। असेंडिंग वीकनेस किसके अंदर देखने को मिल सकती है, माइस्थेनिया ग्रेविस, जीबी सिंड्रोम, पार्किंसोनिज्म, मल्टीपल स्क्लेरोसिस। तो राइट आंसर दीजिए बेटा कौन सी डिजीज कंडीशन के अंदर असेंडिंग वीकनेस देखने को मिल सकती है, कौन सी डिजीज कंडीशन के अंदर असेंडिंग वीकनेस देखने को मिल सकती है, माइस्थेनिया ग्रेविस, गुलियन बेरियर सिंड्रोम, पार्किंसोनिज्म, मल्टीपल स्क्लेरोसिस। देखिएगा एक होता है मल्टीपल स्क्लेरोसिस। सर मल्टीपल स्क्लेरोसिस के अंदर क्या होगा, जो अपनी ओलिगोडेंड्रोसाइट्स हैं, कौन सी बेटा ओलिगोडेंड्रोसाइट्स हैं जो कि सीएनएस की, किसकी बेटा सीएनएस की माइलिन शीथ का फॉर्मेशन करती हैं, उनका डिस्ट्रक्शन देखने को मिलता है। एक होता है बेटा माइस्थेनिया ग्रेविस। माइस्थेनिया ग्रेविस के अंदर एसिटाइल कोलिन का लेवल कम हो जाएगा, उसके कारण माइस्थेनिया ग्रेविस देखने को मिलेगा। एक होता है गुलियन बेरियर सिंड्रोम। सर इसके अंदर जो पीएनएस होती है, पीएनएस की माइलिन शीथ बनाने का काम करता है स्वान सेल, और उसका क्या हो जाएगा बेटा डिस्ट्रक्शन देखने को मिलेगा। और ये 15 से 35 साल के अंदर मोस्ट कॉमन देखने को मिलता है, 15 to 35 के अंदर मोस्ट कॉमन देखने को मिलेगा। और सबसे पहले मोस्ट अर्ली साइन होता है इसके अंदर पेन देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है बेटा, पेन देखने को मिलता है। और इसके अंदर असेंडिंग टू डिसेंडिंग वीकनेस देखने को मिलेगी। सबसे पहले लोअर लिम्ब के अंदर पैराथेसिया देखने को मिलेगा, नबनेस देखने को मिलेगी, फिर अपर एक्सट्रीमिटीज के अंदर देखने को मिलेगा, और इसके अंदर रेस्पिरेटरी फेलियर होने के मोस्ट कॉमन चांसेस रहते हैं। तो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी अपने को रेस्पिरेटरी फेलियर से बचाना है क्लाइंट को, सबसे मोस्ट कॉमन प्रायोरिटी देके चलते हैं। इसमें प्लाज्मा फेरेसिस मैनेजमेंट रहती है। क्या रहती है बेटा, प्लाज्मा फेरेसिस इसका मैनेजमेंट रहता है। तो अपना राइट आंसर जाएगा जीबी सिंड्रोम, गुलियन बेरियर सिंड्रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है Which is an intervention for a patient with chronic obstructive pulmonary disease। अगर मैं बात करके चल बेटा कौन सी इंटरवेंशन है, देखेंगे एक पेशेंट है जिसके अंदर सीओपीडी है, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज है, तो कौन सा इंटरवेंशन करके चलेंगे उस पेशेंट के अंदर। सर उसको हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट देखेंगे, लो फ्लो ऑक्सीजन है, क्रॉनिक स्टीरॉइड थेरेपी है, डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज के लिए बोलेंगे। तो बताइएगा बेटा कौन सा इंटरवेंशन करोगे, कैसे पता लगेगा कि उस बंदे के अंदर सीओपीडी हो गया है। हाई कार्बोहाइड्रेट देना है, लो फ्लो ऑक्सीजन देखने के कारण, क्रॉनिक स्टीरॉइड थेरेपी के कारण, डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज के कारण। तो हमेशा याद रखिएगा लो फ्लो ऑक्सीजन किसके कारण बेटा, लो फ्लो ऑक्सीजन आप नोटिस करोगे और आपको अंदाजा होगा कि उस पेशेंट के अंदर सीओपीडी है, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज है।
देखिएगा, मेहनत इतनी करो कि किस्मत भी बोल उठे, ले ले बेटा ये तो तेरा हक है। कितनी अच्छी बात बोली बेटा, इतनी ज्यादा मेहनत करके दिखा दो कि किस्मत भी बोल उठे कि ले ले बेटा ये तो तेरा हक है, ये किसी और का नहीं है, ये भी तेरा है। बोलते हैं कि जो भाग्य में लिखा है वही मिलेगा। बेटा बात तो सच है, लेकिन भाग्य को भी बदलना पड़ेगा। एक दिन मजबूर होके अपना जो उसके अंदर लिखा हुआ उसको बदलना पड़ेगा। ऊपर वाला भी देखेगा, हैरान रहेगा कि आप लोग इतनी मेहनत कर रहे हो, इस बच्चे को तो जरूर सक्सेस देनी चाहिए, लेकिन उसके लिए कंटिन्यू मेहनत चाहिए बेटा, लगातार मेहनत चाहिए। द मोस्ट पावरफुल स्टिमुलस ऑफ रेस्पिरेटरी सेंटर इज, मोस्ट पावरफुल स्टिमुलस क्या होगा रेस्पिरेटरी सेंटर के लिए? सर ऑक्सीजन एक्सेस, अगर ऑक्सीजन एक्सेस है तो रेस्पिरेटरी को स्टिमुलेट करेगा। कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेस, अगर कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेस है तो वो स्टिमुलेट करेगा। इंक्रीज पीएच ऑफ ब्लड, अगर इंक्रीज हो रखी है पीएच ऑफ ब्लड तब स्टिमुलेट होगा। या बेटा ऑक्सीजन लैक, ऑक्सीजन की कमी है। सर सभी को पता होगा, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है बेटा, अगर CO2 कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेस है तो बेटा वो रेस्पिरेटरी सेंटर को स्टिमुलेट करने का कार्य करेगा, और रेस्पिरेटरी सेंटर होता है मेडुला ऑब्लिंगेटा। मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, फटाफट राइट आंसर दीजिए बेटा। पल्स, पल्स का रेगुलेटिंग सेंटर क्या होता है? पल्स, पल्स का रेगुलेटिंग सेंटर क्या होता है? पल्स का रेगुलेटिंग सेंटर क्या होता है? जो भी बच्चा क्लास को लाइव देख रहा है कमेंट बॉक्स में आंसर देने की कोशिश करें बेटा, कमेंट बॉक्स में आंसर देने की कोशिश करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, What is an important symptom of pneumothorax? Pneumothorax का इंपॉर्टेंट सिम्टम क्या होगा? इंक्रीज ब्रीथ साउंड ऑन अफेक्टेड साइड, ब्रीथ साउंड ज्यादा देखने को मिलेगी अफेक्टेड साइड से। अब्सेंस ऑफ ब्रीथ साउंड ऑन अफेक्टेड साइड, अब्सेंट देखने को मिलेगी ब्रीथ साउंड अफेक्टेड साइड से। अब्सेंस ऑफ ब्रीथ साउंड ऑन बोथ साइड, दोनों साइड से अब्सेंट देखने को मिलेगी। इंक्रीज ब्रीथ साउंड ऑन अफेक्टेड साइड, अनअफेक्टेड साइड से ब्रीथ साउंड बेटा ज्यादा देखने को मिलेगी। तो राइट आंसर दीजिएगा, सबसे राइट आंसर दीजिएगा बेटा। देखिएगा न्यूमोथोरैक्स क्या होता है? सर एब्नॉर्मल एक्यूमुलेशन होना किसका बेटा? एयर का। किसके अंदर है? प्लूरल स्पेस के अंदर है। सर अगर मैं बात करके चलूं, इससे डिक्रीज होगा नेगेटिव प्रेशर, डिक्रीज होगी वाइटल कैपेसिटी, लेकिन पॉजिटिव प्रेशर बढ़ जाएगा। सर दो लेयर होती है, एक तो होती है पैराइटल, एक विसरल होती है। इन दोनों के बीच में प्लूरल स्पेस पाया जाता है। जो पैराइटल होगी, पैराइटल की बेटा जो टेंडेंसी होती है वो मूव आउटवर्ड, बाहर जाने की होती है, और बेटा जो अपनी विसरल होती है लंग से चिपकी हुई होती है, इसकी बेटा कोलैप्स होने की होती है। अगर मैं बात न्यूमोथोरैक्स बेटा दो प्रकार से देखने को मिल सकता है, स्पॉन्टेनियस और ट्रॉमेटिक। स्पॉन्टेनियस भी बेटा दो प्रकार से देखने को मिल सकता है, फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल। फिजियोलॉजिकल के अंदर एक पुल्मोनरी बुल्ले होता है, ब्लेम के नाम से जाना जाता है, और लॉन्ग और थिन पर्सन के अंदर सडन अचानक से क्या हो जाता है? अचानक से बेटा फूट जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, उसके कारण देखने को मिलेगा। सेकंड में बेटा पैथोलॉजिकल के अंदर कोई डिजीज कंडीशन है, निमोनिया वगैरह, उसके कारण देखने को मिल सकता है। ट्रॉमेटिक कॉज के अंदर बेटा अगर मैं बात करके चलो बेटा, ट्रॉमेटिक के अंदर इट्रोजेनिक और नॉन इट्रोजेनिक, अगर कोई प्रोसीजर करे और प्रोसीजर के कारण बेटा अपने को न्यूमोथोरैक्स देखने को मिल सकता है। CPR दे रहे हैं, ICD कर रहे हैं बेटा। नेक्स्ट वन पीप, हाई पीप के कारण भी देखने को मिल सकता है, ब्रोंकोस्कोपी के कारण देखने को मिल सकता है, पैरासिंथेसिस के कारण देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट वन बेटा उसके अंदर अगर मैं बात करूं नॉन इट्रोजेनिक के अंदर रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के कारण देखने को मिल सकता है, ब्लंट ट्रॉमा के कारण देखने को मिल सकता है। तीन प्रकार का होता है, टेंशन न्यूमोथोरैक्स, ओपन न्यूमोथोरैक्स, क्लोज न्यूमोथोरैक्स। टेंशन न्यूमोथोरैक्स बेटा हाई पीप के कारण, ब्लंट ट्रॉमा के कारण देखने को मिल सकता है। इसके अंदर कंटिन्यू क्या होगा? एयर का एक्यूमुलेशन होता रहेगा, और एयर का एक्यूमुलेशन होगा, डिक्रीज होगा नेगेटिव प्रेशर, इंक्रीज होगा पॉजिटिव प्रेशर, डिक्रीज होगी वाइटल कैपेसिटी, जिसके कारण बेटा अगर मैं बात करके चलूं मीडियोस्टिनल डेविएशन देखने को मिलता है, मीडियोस्टिनल डेविएशन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट वन बेटा वीना केवा डेविएशन देखने को मिलेगा, और ट्रैकियल डेविएशन देखने को मिलेगा। क्लोज न्यूमोथोरैक्स के अंदर मैं बात करके चलूं बेटा, इसके अंदर केवल और केवल एक बार एयर एंट्री होगी, एयर एंटर होने के बाद ये अपने आप क्लोज हो जाएगा, और क्लोज होने के बाद इसके अंदर बेटा अपन मैनेजमेंट देते हैं, हायर कंसेंट्रेशन ऑक्सीजन देंगे, डिजोल्व करेंगे उसको एयर के बल जो मॉलिक्यूल है एम्बोलस को। नेक्स्ट वन ओपन न्यूमोथोरैक्स के अंदर क्या होगा बेटा? एयर एंट्री भी करती रहेगी और बाहर भी आती रहेगी, एंटर भी करेगी और बाहर आती रहेगी। उसके अंदर बेटा नॉन पोरस ड्रेसिंग अपन परफॉर्म करते हैं। साइलेंट सिम्टम्स के अंदर अफेक्टेड साइड से डिक्रीज साउंड सुनाई देती है, एब्सेंस भी देखने को मिल सकती है, या डिमिनिश साउंड देखने को मिलेगी। और बेटा इसके अंदर जो अब वन यूनिलेटरल एक्सपेंशन ऑफ लंग्स देखने को मिलता है, यूनिलेटरल एक्सपेंशन ऑफ लंग्स देखने को मिलता है। और टेंशन न्यूमोथोरैक्स के अंदर बेटा सेकंड और थर्ड इंटरकोस्टल स्पेस से अपन नीडल को इंसर्ट करके एयर को बाहर निकाल सकते हैं, और मैं ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा अगर मैं बात करके चलूं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ शुड ए नर्स वेदर ए पेशेंट
सिरोसिस है एस्ट्रेक्सिस। एक नर्स है बेटा, कैसे पता लगाएगी कि उसको लिवर सिरोसिस है और उसको एट्रेक्सिस का शिकार हो गया है? आस्क द पेशेंट टू एक्सटेंड द आर्म। उस क्लाइंट से बोलना है कि अपनी आर्म को उठाए। इंस्ट्रक्ट द पेशेंट टू लीन फॉरवर्ड। पेशेंट को बोलना है लीन फॉरवर्ड, आगे की तरफ झुक। ऑप्शन 3 है डोर्सीफ्लेक्स द पेशेंट फुट। डोर्सीफ्लेक्स करना है पेशेंट के फुट को और मेजर द एब्डोमिनल गर्थ। मेजर करना है एब्डोमिनल गर्थ को। कौन सा साइन दर्शाएगा बेटा, कौन सा साइन शो करेगा एस्ट्रेक्सिस के बारे में? तो सबसे पहला ऑप्शन अपना राइट आंसर जाएगा। क्या करना है सर? आस्क द पेशेंट टू एक्सटेंड द आर्म से। पेशेंट से पूछना है अपनी एक्सटेंड कर सकता है क्या अपनी आर्म्स को, बाजुओं को। नेक्स्ट क्वेश्चन है inability of the liver to metabolize and remove bilirubin from the biliary system is known as। देखिएगा बेटा, लीवर के अंदर क्या हो गया है? लीवर की इनेबिलिटी हो गई है और मेटाबोलाइज नहीं कर सकता, रिमूव नहीं कर सकता बिलिरुबिन को। कहां से? बाइलरी सिस्टम से। उसे क्या बोलेंगे? हिमोलाइटिक जॉन्डिस, हिपेटोसेलुलर जॉन्डिस, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस या हेरिडिटरी हाइपरबिलिरुबिनिया। क्या बोल के चलेंगे बेटा? उसे क्या बोलेंगे? कौन से प्रकार का जॉन्डिस बोलेंगे? कौन से प्रकार का बोल के चलेंगे बेटा? 3 प्रकार का जॉन्डिस होता है सर। एक होता है बेटा प्री हिपेटिक जॉन्डिस, एक होता है हिपेटिक जॉन्डिस, एक होता है पोस्ट हिपेटिक जॉन्डिस और इसी को बोलते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस। देखिएगा, अगर लीवर के अंदर प्रॉब्लम है और लीवर के अंदर प्रॉब्लम है, अनकॉन्जुगेटेड को कॉन्जुगेटेड के अंदर नहीं बदल पा रहा है, उसे बोलते हैं हिपेटोसेलुलर जॉन्डिस। क्योंकि बेटा या तो उसके अंदर हिपेटिक किसकी कमी हो गई है? मैं बोल सकता हूं सर उसके अंदर यूडीपीजीटी एंजाइम की कमी हो गई है, वो अनकॉन्जुगेटेड को कॉन्जुगेटेड के अंदर नहीं बदल पा रहा है। लीवर के अंदर ही प्रॉब्लम है जो कि किसके अंदर है? नहीं भेज पा रहा है, बाइलरी सिस्टम के अंदर। अगर बाइलरी सिस्टम के अंदर प्रॉब्लम होती तो सर हम उसको ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस भी बोल सकते थे और सर हम उसको पोस्ट हिपेटिक जॉन्डिस भी बोल सकते थे। अगर बेटा लीवर से पहले अगर कहीं प्रॉब्लम होती तो उसको अपन बोल सकते थे प्री हिपेटिक जॉन्डिस, लेकिन यहां पर जाएगा हिपेटोसेलुलर जॉन्डिस। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आज की क्लास का, which is the best advice by nurse to of a baby diagnosed with GERD टू डिक्रीज एपिसोड ऑफ वोमिटिंग। देखिएगा बेटा, कौन सा एडवाइस करेगी एक मदर को, एक नर्स से डायग्नोस्ड हुआ है GERD गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लेक्स डिसऑर्डर एक बच्चे के अंदर है, तो एपिसोड ऑफ वोमिटिंग को कम करने के लिए कौन से प्रकार की डाइट है एक नर्स है एडवाइस करेगी किसी मदर को? प्रोवाइड लेस फ्रीक्वेंट लार्ज फीडिंग, उसको बोलेगी प्रोवाइड कर लेस फ्रीक्वेंट लार्ज फीडिंग, कम टाइम दे लेकिन लार्ज फीडिंग दे। नॉट बर्फ द इन्फेंट ड्यूरिंग द फीडिंग, उसको बर्फ नहीं करना है ड्यूरिंग फीडिंग। नेक्स्ट वन, गिव थिन फीडिंग, थिन फीडिंग देनी है, केवल और केवल लिक्विड देना है। गिव थिक फीडिंग विद एडिंग राइस सीरियल्स, उसको बेटा थिक फीडिंग देनी है और उसके अंदर ऐड करना है राइस सीरियल्स को। तो राइट आंसर दीजिए बेटा, क्या जाएगा? राइट आंसर क्या जाएगा? राइट आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। गिव थिक फीडिंग बाय एडिंग राइस सीरियल्स, क्या ऐड कर देने हैं? राइस सीरियल्स उसके अंदर ऐड करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉपर टी इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड ड्यूरिंग, कॉपर टी कौन सी कंडीशन के अंदर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है? प्रेगनेंसी, हार्ट डिजीज, पेल्विक इंफेक्शन, ऑल ऑफ अदर। राइट आंसर दीजिए बेटा, किसके अंदर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है? कॉपर टी। अगर मैं बात करूं कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस है बेटा, मोड ऑफ एक्शन होता है, ये क्या करती है? सबसे पहले तो फर्टिलाइजेशन से रोकती है, फिर ये इंप्लांटेशन से रोकती है और सर इसके अंदर हार्मोन्स होते हैं तो सर्वाइकल म्यूकस को थिक कर देते हैं, जिसके कारण जो स्पर्म है स्पर्म की मोटिलिटी कम हो जाती है। 3 जनरेशन की होती है कॉपर टी, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। फर्स्ट के अंदर नॉन मेडिकेटेड होती है, सेकंड मेडिकेटेड होती है, थर्ड भी मेडिकेटेड होती है। फर्स्ट के अंदर कोई मेटल नहीं होता, सेकंड के अंदर बेटा मेटल होता है, नॉन मेटेलिक होती है, थर्ड मेटेलिक होगी, सेकंड में मेटेलिक होगी। अगर मैं बात करें चलो फर्स्ट के अंदर कोई हार्मोन नहीं होगा, सेकंड के अंदर हार्मोन नहीं होगा, थर्ड वाली के अंदर हार्मोन से होते हैं। अगर मैं फर्स्ट जनरेशन का एग्जांपल दूं तो लिप्स होगा, सेकंड का होगा बेटा कॉपर टी हो सकता है, मल्टीलोड कॉपर टी हो सकता है, नोवा टी हो सकता है और इसका होगा अगर मैं बात करें तो बेटा प्रोस्टार्ट सबसे पहला क्या होगा? कॉपर कौन सी का अपनी थर्ड जनरेशन है उसका एग्जांपल होगा। अगर मैं बात करके चलो बेटा मल्टीलोड होती है, मल्टीलोड का सबसे कम एक्सपल्सन देखने को मिलती है, बाहर रिमूव रेट देखने को मिलती है। अगर अपन आईयूसीडी यूज कर रहे हैं तो उसके कारण ब्लीडिंग देखने को मिलेगी, मोस्ट कॉमन साइन होता है ब्लीडिंग। लेकिन सर पेन सेकंड मोस्ट कॉमन साइन होता है, लेकिन पेन के कारण अपने को क्या करना पड़ सकता है? रिमूव करनी पड़ सकती है आईयूसीडी। और आईवीसीडी के कारण क्या देखने को मिल सकता है बेटा? पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज भी देखने को मिल सकती है, पेन भी देखने को मिल सकता है, ब्लीडिंग भी देखने को मिल सकती है और एक्टोपिक प्रेगनेंसी वगैरह देखने को मिल सकती हैं। तो कभी भी प्रेगनेंसी के अंदर, हार्ट डिजीज के अंदर, पेल्विक इंफेक्शन पहले से ही है, इन कंडीशंस के अंदर अपन कॉपर टी का यूज नहीं करते, ऑल ऑफ अदर ऑप्शन आएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, While preparing a pregnant woman for amniocentesis, the nurse should, अगर किसी प्रेग्नेंट लेडी को एमनियोसेंटेसिस के लिए एक नर्स प्रिपेयर करी है तो उसे क्या एडवाइस करेगी? प्रिपेयर हेयर हर फॉर आईवी एनेस्थेसिया, क्या आप प्रिपेयर हो आईवी एनेस्थेसिया के लिए? इंस्ट्रक्ट हर टू ड्रिंक 1 लीटर ऑफ वाटर, उसको बोलना कि 1 लीटर पानी पी। इंस्ट्रक्ट हर टू वर्ड, उसको बोलना कि यूरिन पास आउट करके आ। प्लेस हर इन लेफ्ट लेटरल पोजीशन, उसको लेफ्ट लेटरल पोजीशन के लिए बोलना है। सबसे पहले क्या बोलेगी सर? उसको बोलेगी कि इंस्ट्रक्ट हर टू वर्ड, यूरिन पास आउट करने के लिए बोलेगी, एम्पिटी करने के लिए बोलेगी किसको? अपना यूरिनरी ब्लेडर को। अगर बेटा एमनियोसेंटेसिस करेंगे, नीडल को इंसर्ट करेंगे तो इसके कारण ब्लेडर रप्चर हो सकता है, इस वजह से एम्पिटी करना होगा यूरिनरी ब्लेडर को। नेक्स्ट वन बेटा, ए फॉर्म ऑफ स्पीच इन विच क्लाइंट टेंड्स टू वेंडर अवे फ्रॉम द इंटेंट पॉइंट एंड नेवर रिटर्निंग टू द ओरिजिनल आइडिया इज कॉल्ड। देखिएगा, एक क्लाइंट है, एक क्लाइंट से अपन ने कोई क्वेश्चन पूछा है और क्वेश्चन पूछा है तो उसने आंसर देना तो स्टार्ट किया, लेकिन सर वो अपने आंसर से भटक गया और भटकने के बाद सही आंसर नहीं दे पाएगा। उस टर्म को क्या बोलेंगे? वर्बिग्रेशन बोलेंगे, टेंजेंटलिटी बोलेंगे, थॉट्स ब्लॉक बोलेंगे, सर्कमस्टेंटिलिटी बोलेंगे। तो राइट आंसर दीजिए बेटा, क्या बोल के चलेंगे? सारे थॉट ब्लॉक बोलेंगे, टेंजेंटिलिटी बोलेंगे, सर्कमस्टेंटिलिटी बोलेंगे या वर्बिग्रेशन बोलेंगे? सर सर्कमस्टेंटिलिटी उसको बोलेंगे सर एक बंदे ने आंसर देना स्टार्ट किया और आंसर देना स्टार्ट किया और थोड़ी घुमा फिरा के राइट आंसर दे देगा। लेकिन टेंजेंटिलिटी क्या होगा? आंसर देना तो स्टार्ट किया लेकिन दूसरे रास्ते पे भटक जाएगा और भटक गया तो सर क्या देखने को मिलेगा? वो ठीक आंसर पर नहीं पहुंच पाएगा। तो अपना राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, टेंजेंटिलिटी। क्या जाएगा बेटा? टेंजेंटिलिटी जाएगा। नेक्स्ट बेटा, लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, ड्यूरिंग असेसमेंट ऑफ ए चाइल्ड विजुअल एक्टिविटी विच फाइंडिंग इंडिकेट दैट द चाइल्ड इज मायोपिया। देखिएगा बेटा, एक बच्चा है, बच्चे के अंदर अपन विजुअल एक्टिविटी को चेक कर रहे हैं तो कौन सी कंडीशन है उसको इंडिकेट करेगी कि इस बच्चे को मायोपिया है? द चाइल्ड स्क्वीन से, बच्चे के अंदर भेंगापन होगा। द चाइल्ड क्लोज वन आई टू सी, बच्चा एक अपनी आंख को क्लोज कर लेगा और एक से देखेगा। द चाइल्ड हैज रैपिड आईबॉल मूवमेंट, बच्चा फटाफट आईबॉल मूवमेंट कर रहा है। या चाइल्ड होल्ड ए बुक क्लोज टू हिज फेस, और एक बच्चा है जो कि अपनी आंखों के पास लेकर आकर बुक को पढ़ रहा है। तो कौन सी कंडीशन होगी, कौन सा साइन होगा, इंडिकेट करेगा कि बच्चे के अंदर मायोपिया है? तो हमेशा याद रखिएगा, मायोपिया के अंदर बच्चे को दूर का दिखाई नहीं देता, पास का दिखाई देता है। हाइपर मायोपिया के अंदर बेटा दूर का दिखाई देता है, पास का दिखाई नहीं देता। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर जाएगा अपना। आज की क्लास को अपन यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।